हेलो बच्चों। तो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्मलिटी। ठीक है बच्चों, नॉर्मलिटी। इस नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एन से। ठीक है बच्चों, ये जो होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस of the solute present in 1 liter of the solution। 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। इस नॉर्मलिटी का यूनिट जो होता है ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये यूनिट हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, ये हो गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे है कि ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है जो आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास गिवन होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, अब है कि मास तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब है कि ये इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास को ग्राम मोलर मास से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। इसी यहाँ भी क्या करना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन मास को डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपको नॉर्मलिटी का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x। क्या चीज़ है बच्चों, x क्या है, यहाँ पर ये जो x है इस x को वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब ये वैलेंसी फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एसिड की बात करें, एसिड का, तो अगर एसिड का इक्विवेलेंट मास हमको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या चीज़ से, x से। ठीक है, और यहाँ पर x जो है यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर x ये हो जाएगा
बेसिसिटी, बेसिसिटी, ठीक है बच्चों, बेसिसिटी। ये हो गया इक्विवेलेंट मास का एसिड के लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। वैलेंसी फैक्टर यहाँ क्या हो गया, बेसिसिटी। अब ये जो बेसिसिटी होता है किसी भी एसिड का, ये होता है कि ये कितने नंबर ऑफ H प्लस को ये फर्निश्ड करता है। नंबर ऑफ H प्लस जो होगा वही उस एसिड का क्या होगा, बेसिसिटी हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मान लो कि H2SO4 है, अगर इसका हमको क्या निकालना है, बेसिसिटी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 को डिवाइड करेंगे इसके बेसिसिटी से, तो इसका बेसिसिटी कितना है, 2, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, 98/2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। इसी तरह का एसिड का हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है नॉर्मलिटी में, इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग के पास एसिड है H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इसके लिए जो बेसिसिटी होता है वह 3, मतलब X का वैल्यू, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है, 3। यहाँ पर X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। X क्या यहाँ पर बेसिसिटी है, ठीक है बच्चों। अब ये जो सब में हाइड्रोजन 3 है, लेकिन तीनों का जो बेसिसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अगर H3PO4 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा POOH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, और यहाँ क्या हो जाएगा OH। तो कितना ऑक्सीजन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है, 3, और फॉस्फोरस कितना है, 1। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन से ये जो H है जुटा हुआ है, ये H प्लस के फॉर्म में इजीली यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस H3PO4 के लिए यहाँ पर बेसिसिटी कितना हो गया बच्चों, 3, 1 2 3। अगर इसकी बात करें हम लोग H3PO3 में, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, और ये जो तीसरा हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट क्या होगा, इस फॉस्फोरस से जुटा रहेगा, और ये H प्लस इजली नहीं देगा, ठीक है। इसलिए 2 H प्लस यहाँ से रिलीज होगा, इसीलिए यहाँ पर बेसिसिटी H3PO3 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 2। जो डायरेक्ट P से जुटा हुआ वो H प्लस नहीं देगा, ठीक है। अब तीसरा जो है, यहाँ क्या है, फॉस्फोरस है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, यह है ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ये 2, H3PO2, सॉरी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1, दूसरा जो O होगा, और तीसरा जो H होगा यहाँ से ये, तो डायरेक्ट 2 H यहाँ से क्या हुआ,
जुटा हुआ है फॉस्फेरस से, जो H+ के रूप में नहीं देगा, केवल H+ कौन देगा, ये देगा। इसलिए इसका X का वैल्यू जो बेसिसिटी है वो कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए बेसिसिटी 3, इसके लिए बेसिसिटी 2 और इसके लिए बेसिसिटी कितना बच्चों, 1। ये डिपेंड करता है इस एसिड के स्ट्रक्चर पर कि कौन H जो है वह ऑक्सीजन से जुटा हुआ है या फॉस्फोरस से। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटा होगा वो H+ जो है सॉल्यूशन में दे देगा, जो P से जुटा हुआ वो H+ इजीली वहाँ से रिलीज नहीं होगा। इसलिए इस तरह का बेसिसिटी इन सभी एसिड्स में होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग अब बात करें बेस के लिए, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन X। यहाँ पर X क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेस के लिए एसिडिटी। क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिटी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग बेस लेते हैं NaOH, यहाँ पर कितना, ये जो एसिडिटी होता है ये होता है नंबर ऑफ OH- फर्निश्ड, है ना। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर कितना OH- निकलेगा, 1 OH- ये निकलेगा। इसलिए इसका X का वैल्यू मीन्स एसिडिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर मान लो CaOH2 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 2 OH-, इसलिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए X का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बेस है। ठीक है, दूसरा जो होता है सॉल्ट, सॉल्ट में क्या देखना है हम लोग को, X जो होगा वह हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो कि हम लोग को इक्विवेलेंट मास निकालना है, जैसे इसके लिए सॉल्ट के लिए X का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो Na सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग कैटायन की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2Na+, कितना टोटल कैटायन हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2। तो इसमें X का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अगर मान लो कि ये सॉल्ट है AlCl3, यहाँ पे अगर X की बात करें तो ये कैटायन बनाएगा और यहाँ पर कितना है, इसके पर कितना चार्ज होता है, +3, मीन्स कि Al पर कितना चार्ज होता है, 3+। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना देगा, Mg2+, तो यहाँ पर X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सॉल्ट का अगर मान लो कि सॉल्ट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे इसके X से। X का मतलब हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या तो हम ले सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी जो सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट मास क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी एसिड का, अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना होता है इक्विवेलेंट मास
ऑफ एन एलिमेंट निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, इसको क्या करेंगे, वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, है ना। इक्विवेलेंट मास अगर किसी आयन का निकालना है तो फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइड कर देंगे इसके चार्ज ऑन आयन से। अगर मान लो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा या गेन करेगा उससे डिवाइड कर देना मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट सब्सटेंसेज का इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने नॉर्मलिटी मोलिलिटी में देखा, जिस तरह हम लोगों ने मोलरिटी और मोलिलिटी में देखा कि अगर 1m होगा तो 1 मोलर बोलेंगे, यहाँ भी सेम चीज़ है। अगर 1n होगा तो नॉर्मल बोलेंगे, n/2 होगा तो सेमी नॉर्मल बोलेंगे, अगर 5 होता है तो पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे, अगर 10n होता है तो डेका नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे, n/100 होगा तो सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सेम वही चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ का क्वेश्चंस में ये पूछ दिया जाता है तो हम लोग कैलकुलेशन करने में मदद मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अब है कि यहाँ पे भी है नॉर्मलिटी इक्वेशन। ये जो नॉर्मलिटी इक्वेशन है, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं। डाइल्यूशन करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वह आता है N1V1 = N2V2। सेम चीज़ जो हम लोगों ने मोलरिटी में देखा था, तो N1V1 = N2V2। ये N1V1 क्या हो गया, बिफोर डाइल्यूशन नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, और N2V2 हो गया आफ्टर डाइल्यूशन इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। अब देखो कि 2 ऑन मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन को हम लोग क्या किए, मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका नॉर्मलिटी क्या होगा, तो ये हो जाएगा N3V3। N3 इज द फाइनल नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन = N1V1 + N2V2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट है कि नॉर्मलिटी ऑफ एन एसिड अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिसिटी इनटू मोलरिटी। ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन हो गया। अगर नॉर्मलिटी निकालना है, अगर नॉर्मलिटी निकालना है बेस का, तो क्या करेंगे, बेस के लिए क्या हो जाता है, एसिडिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी से। अगर आपको मोलरिटी मालूम है तो उस एसिड और बेस का आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बच्चों यहाँ देखें, अगर आपको निकालना है H2SO4 का नॉर्मलिटी, ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस नॉर्मेलिटी एसिड है तो एसिड का क्या लेंगे, बेसिसिटी। यहाँ पर इसका बेसिसिटी कितना है 2 और इसका मोलरिटी क्या मान लेते हैं हम लोग m। तो इस सॉल्यूशन का, इस H2SO4 सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी अगर आपको मोलरिटी मालूम है तो इसका जो नॉर्मेलिटी होगा वो हो जाएगा 2m। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग एसिड और बेस का मोलरिटी अगर मालूम है तो उसको हम लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को इसमें देखना है सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द solution containing 5 gram of NOH present है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो उस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास ऑफ NOH दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ NOH कितना हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 450 ml। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इजकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NOH। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ NOH ग्राम में, इसको अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है तो 1000 ml पर लीटर से। अब इसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, गिवन मास को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट मास से। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट और मास ऑफ किसका, NOH, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर मास ऑफ NOH कितना है बच्चों, 5 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ NOH यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 40, और इसका बेस है तो एसिडिटी कितना हो जाए बच्चों 1, क्योंकि एक OH माइनस को यहाँ से क्या कर देगा, फर्निश करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा बच्चों 40। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1000, क्लियर है, 1000 ml पर लीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में कितना से, 450 ml से। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो यहाँ आंसर आ जाएगा वो क्या चीज़ में आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, मज़े आ रहा है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है बच्चों, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन सॉल्यूशन कितना है 9.8 ग्राम।
मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 250 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.250 लीटर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है? ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हम लोग को यहाँ से इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेना। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय एसिड है, तो क्या लेंगे इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होता है, कितना H+ को ये दे सकता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 और बेसिसिटी कितना हो जाएगा बच्चों 2 H+ को देगा, तो 2, ये हो जाएगा 49। इसका इक्विवेलेंट मास हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका H2SO4 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 9.8 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 0.2। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, H2SO4 का। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, इसको डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कितना आएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बच्चों 0.250 लीटर। तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी को हम लोग ले सकते हैं कैपिटल M। ठीक है, मज़े आया? तो इस तरह से हम लोग नॉर्मेलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये अगर 2 चीज़ आप निकाल सकते हो तो नॉर्मेलिटी का जितना भी क्वेश्चंस होगा सब आसानी से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।